नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक मिनट में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो दिन भर की जो भी अहम खबरें थी उनका पूरा विश्लेषण आप देखेंगे सिर्फ एक मिनट में। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर पर यूपी के जाट नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी यूपी में जाटों के बीच कैसे नाराजगी को दूर किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। अब बीजेपी कृषि कानून पर भ्रम को दूर करने के लिए गांव-गांव जाकर कानून के फायदे बताएगी। हमारे अपने हैं किसान, कवायद का मनाएंगे ही, बातचीत करेंगे। पहले भी बात हुई है, अब भी बात करेंगे, आम किसान से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा कि किसान नाराज नहीं है, विपक्ष उन्हें गुमराह कर रहा है। किसान के जीवन में बदलाव आए इन 3 कृषि विधेयकों के माध्यम से उसको रोकने का काम विपक्षी दल सहित कुछ अन्य लोग कर रहे हैं। एक भ्रम पैदा किया गया है बड़ा तेजी के साथ। तो सच्चाई लोगों को बताना, सच्चाई किसानों को बताना, किसान के जीवन में ये बदलाव आए। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कल रात भी अहम बैठक हुई थी, जिसमें यूपी, राजस्थान और हरियाणा के जाट नेता मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल ने किसान आंदोलन पर कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही निकल सकता है। उन्होंने कहा कि कई दौर की बातचीत हो चुकी है, सरकार भी बार बार कह रही है कि वो किसानों से किसी भी समय बातचीत के लिए उपलब्ध है। अनुप्रिया पटेल ने भरोसा दिलाया कि बातचीत से हम जरूर सकारात्मक नतीजे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी भी बड़ी समस्या का, गतिरोध का जो निस्तारण होता है, जो समाधान होता है, वो बातचीत के ज़रिए होता है। कई दौर की बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि बातचीत से ही सरकार बार बार कह रही है कि हम बातचीत को तैयार हैं और मुझे लगता है कि बातचीत से हम किसी न किसी सकारात्मक नतीजे की ओर ज़रूर बढ़ेंगे। दरअसल अब तक करीब 3 महीनों में सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बार बैठक बेनतीजा ही रही। यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र में हंगामा ना हो, इसे लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी, विधानसभा स्पीकर और कैबिनेट मंत्रियों के साथ विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे। विपक्ष ने स्पीकर को भरोसा दिलाया कि सदन चलने में पूरा विपक्ष सहयोग करेगा। दरअसल सरकार को भी अंदेशा है कि विधानमंडल का बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था, महंगाई, कोरोना संकट, गन्ना मूल्य का भुगतान और किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की योजना बनाई है। इसी के साथ कल सुबह समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक भी है। उधर बीएसपी भी बजट सत्र को लेकर अपनी रणनीति बना रही है। बेरोजगार नौजवानों की समस्या को लेकर हम लोग जितना दिन भी मौका मिलेगा सदन में बहुजन समाज पार्टी अपने नेता के निर्देश के अनुसार, संसदीय परंपराओं के अनुसार हम अपनी समस्या को पूरे जोरदार ढंग से उठाने का काम करेंगे। गोरखपुर के वृद्धा आश्रम में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों की फरियाद सुनी। जनता दरबार में एक महिला घर की फरियाद लेकर आई थी। सीएम योगी ने महिला की पूरी बात सुनी और उसे घर देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द फरियादियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। एप्लीकेशन अपना मोबाइल फोन से भेजिए उनके पास। कितना देता है चेक नहीं कोई करते हम पीछा तो हमारे सनद में जवान से क्यों रोकना सकला जोगी जी के हम लोग देखिए कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया और यहाँ पे 200 से अधिक फरियादियों की सीएम ने समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी फरियादी यहाँ पे आए हैं इनकी समस्या का निवारण जल्द से जल्द किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर कन्हैया सिंह की पुस्तक काली मिट्टी पर पारी की रेखा का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कन्हैया सिंह जी ने कदम बढ़ाते हुए पहले अपने आप को स्थापित किया और फिर अपनी लेखनी के जरिए इस क्षेत्र को भी नई दिशा दी। 27-28 वर्षों से यानी मेरे गोरखपीठ में आगमन के साथ ही जिन कुछ प्रमुख लोगों के साथ मेरा प्रथम संवाद हुआ था और मैं डॉक्टर कन्हैया सिंह जी हैं। गोरखपीठ के अनन्य भक्त होने के साथ ही वहां की परंपरा के साथ पिछले 6 दशकों से उनका जुड़ाव रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रबंधन में प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत का डंका विश्व भर में बज रहा है, क्योंकि हमने 2 वैक्सीन बनाई और अब भारत दूसरे देशों को भी वैक्सीन भेजने में सक्षम है।
कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में बदलाव पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडीएम ये देखेंगे कि जो भी एजेंसी इस एक्ट को लागू करने के लिए जिम्मेदार है उनकी निगरानी की जाए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य बनाने से पहले उनके बैकग्राउंड की जाँच भी की जाएगी। हर जिले में अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सम्मिलित होंगे, उनको अब अधिकार दिया जाएगा कि जो एजेंसीज जेजे एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी फंक्शंस को मॉनिटर करे। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संदेशा ऐप पर कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ईज ऑफ बिजनेस के लिए इतना काम किया है जो कई सालों में नहीं हो सका। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इनकरेज किया है। नंबर 2, भारत एक बड़ा मार्केट है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरकार ने बहुत प्रमोट किया है। और नंबर 3, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दुनिया में जो एक रेस्पेक्ट से देखा जाता है इंडिया को, इसकी इन टोटल सर्कमस्टेंसेस के कारण आज भारत में ये सफलता मिली है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर कल लाल रंग के बैग में 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिलने के मामले में पीएफआई कनेक्शन की बात सामने आ रही है। कल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से बिहार जा रही थी, उसमें कंट्रोल रूम को खबर मिली कि एक संदिग्ध अटैची दिख रही है। रेलवे के अधिकारियों ने जांच की तो उसके अंदर 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिले, जिसके बाद अधिकारियों के भी होश उड़ गए। जीआरपी इंस्पेक्टर के मुताबिक कानपुर से दिल्ली तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जाँच में कुछ अहम दस्तावेज और सबूत हाथ लगे हैं, जिससे पीएफआई कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब इस पर जांच चल रही है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जांच सब तरफ चलेगी। दिल्ली से कुछ फुटेज भी निकाले जा रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी सारी की जाएगी वैधानिक। तो जांच उसकी चल रही है, उसमें कुछ क्लू मिले हैं, उसी आधार पर कार्रवाई होगी। कोई फंडिंग है इस तरह की या हाँ जो भी है तो उसी हिसाब से चलेगी। फिलहाल इस पैसे को आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। सेंट्रल स्टेशन पर भी लाल रंग की अटैची मिली, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिले, जिसके बाद से अधिकारियों के होश उड़ गए। अधिकारी जहां एक और जांच में जुटे हैं, तो वहीं इस 1 करोड़ 40 लाख रुपए को पीएफआई के फंडिंग से भी जोड़कर जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अमरोहा में अपने 7 परिजनों को मौत के घाट उतारने वाली शबनम को फांसी देने की तैयारी तेज हो गई है। आजाद भारत में शबनम पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी। राष्ट्रपति ने शबनम और उसके प्रेमी सलीम की दया याचिका खारिज कर दी है। दरअसल अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में रहने वाले शिक्षक शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर माता पिता और 10 महीने के भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी थी। हत्या से पहले शबनम ने परिजनों को खाने में नींद की गोली खिलाकर सुला दिया था। मथुरा जेल में महिला फांसी घर में शबनम की फांसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां 150 साल पहले महिला फांसी घर बनाया गया था। मेरठ की पवन जल्लाद ने न्यूज़ 18 से कहा कि वो तैयार हैं, बस तारीख का इंतजार है। चाहता हूँ मैं, अगर मैं अभी तो मुख्यालय था, कोई भी मेरा ऑर्डर नहीं है, ना ही मेरठ जेल में। जैसे ही राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर आएगा, ये डेट उसकी फिक्स होगी, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। इश्क की खूनी दास्तां करीब 13 साल बाद फांसी के नजदीक पहुंचती दिख रही है। मेरठ में एक रेप पीड़ित ने फांसी लगाकर जान दे दी। आरोप है कि एक नाबालिग लड़की को दूसरे समुदाय के लड़के ने पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद लड़के ने जब शादी से इनकार किया तो लड़की ने आत्महत्या कर ली। आरोपी पर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़ित परिवार की शिकायतों के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पहले आरोपी के बड़े भाई परवेज पर भी छेड़छाड़ का केस दर्ज हो चुका है। ये ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का मामला है। एक लड़की ने आत्महत्या की थी और उसके बाद उसका पीएम कराया गया। परिजनों का ये कहना है कि उस लड़की का किसी लड़के से संपर्क था, जिसकी वजह से उससे शारीरिक संबंध बने और वो प्रेग्नेंट हुई थी, इसीलिए उसने आत्महत्या कर दी। संबंधित मामले में एफआईआर पंजीकृत किया गया है। लड़के का पोस्टमार्टम कराया गया और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेज दिया गया है। अब पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है।
कन्नौज की तिरवा तहसील में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक हिस्ट्री शीटर की पत्नी ने अपने पति के ऊपर लगे मुकदमे खत्म कराने की मांग करते हुए पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। महिला से तेल का केन छीनने की कोशिश में सीओ की आंख में पेट्रोल चला गया। पुलिस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उसका नाम निर्मला देवी है। पत्नी अजीत उर्फ टिंकू आई थी। अपने प्रार्थना पत्र के संबंध में वह सीओ तिरवा से वार्ता कर रही थी कि अचानक से उसने अपने बैग में से एक ज्वलनशील पदार्थ की बोतल निकाली और उसको अपने और सीओ के ऊपर उड़ेलने का प्रयास किया। महिला के हिस्ट्री शीटर पति पर 12 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इस पूरे मामले के दौरान तहसील परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बुलंदशहर में पुलिस अधिकारियों के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सट्टा कराने के नाम पर आरोपियों ने 1,60,000 रुपए ठगे थे। हैरानी की बात है कि एसपी सिटी और सीओ सिटी के नाम से सट्टा कराया जा रहा था। मामले की सूचना जब थाना कोतवाली पुलिस को मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चारों कथित तौर पर खुद को पत्रकार बता रहे थे। इनके कब्जे से पुलिस की टीम ने 90,000 रुपए की नकदी बरामद की है। चारों तथाकथित पत्रकारों से गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस अब आगे कार्रवाई करते हुए जेल भेज चुकी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके साथ कौन कौन शामिल था। जब ये व्यक्ति चारों तरफ से घिर गया तो पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और 90,000 रुपए की रिकवरी इस प्रकरण में कर ली गई है और गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 420, 384 और 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 2 अभियुक्त और नामित हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बुलंदशहर में बच्चों के विवाद के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। इसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना सिकंदराबाद के कायस्थवाड़ा की बताई जा रही है, जहां बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जाँच हो रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बाड़ा चौकी क्षेत्र में बच्चों में आपस में मारपीट की घटना हो गई थी, जिसमें कुछ बड़े लोग सम्मिलित हो गए थे और यद्यप किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है, फिर भी इसमें मुकदमा दर्ज करके और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ पुलिस ने डी खत्तर गैंग के 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों ही बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। पुलिस ने इनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश एटीएम कार्ड क्लोन और एटीएम कार्ड बदलकर लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ा देते थे। दरअसल बिलरियागंज और दीदारगंज थाने की पुलिस को सोमवार को मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश नवनीत गौतम को घायल कर गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली, जबकि मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार रात पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास चेकिंग अभियान चलाया तो 2 बदमाश पुलिस की टीम पर फायर कर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। इस बीच बदमाशों की बाइक फिसल गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश की पहचान विशाल गौतम और अमरीश गौतम के रूप में हुई है। दोनों पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये शातिर अपराधी हैं और एक डिस्ट्रिक्ट गैंग है, उसका मेंबर भी है। इसमें इनके ऊपर लगभग 1 दर्जन के लगभग मुकदमे हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा और बहुत ही शातिर अपराधी हैं और इनके जेल जाने से निश्चित रूप से जो एटीएम की जो घटनाएं हो रही हैं, एटीएम में जो फ्रॉड करने वालों की घटनाएं हो रही हैं, उन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इनके पास से तमंचा बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुआ है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।